अभी आज की क्लास में मैं एक नया पेपर ले रहा हूं जो कानपुर में एक स्कूल है एसजे एजुकेशन। ये एक बच्ची गीताली पढ़ती है कानपुर से, तो उसके स्कूल का ये पेपर अभी प्री बोर्ड हुआ है। तो उस प्री बोर्ड के पेपर को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हो फटाफट बोलते रहिएगा, बोलने का ही सब कुछ है बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, Which of the following keyword is used to create an array? इनमें से कौन सा कीवर्ड एरे को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए बेटा कौन सा आंसर सही है। वर्ड, न्यू, फाइनल और स्टैटिक। फटाफट बोलिए कौन सा कीवर्ड आपको लग रहा है। सर न्यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कीवर्ड आपको ढूंढना है तो ये वर्ड का वी बड़ा हो गया और कीवर्ड सब स्मॉल में होते हैं तो ये वर्ड तो हो ही नहीं सकता। फाइनल स्टैटिक है लेकिन एरे में फाइनल स्टैटिक तो हम लोग लगाते नहीं है, एरे में न्यू कीवर्ड लगाया जाता है। तो आपका सही आंसर बी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ अब्स्ट्रक्शन। डेटा अब्स्ट्रक्शन, उसमें कहा गया था ना कि इट इज एन एक्ट which represent only essential features without including its background detail। तो डेटा abstraction जो है वो किससे संबंधित है, इनकैप्सुलेशन से और पॉलीमॉर्फिज्म से, इनहेरिटेंस से या नन ऑफ दीज। क्या सही लग रहा है आपको? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं होगा बेटा, सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी नहीं होगा, इनकैप्सुलेशन होगा। देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या बताया गया कि डेटा हाइडिंग करना सिखाया जाता है, और डेटा हाइडिंग आप करने के लिए क्या करोगे, क्लास का यूज करोगे। तो इनकैप्सुलेशन में क्या कहा गया था, रैपिंग अप ऑफ डेटा इट्स रिलेटेड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट नेम क्लास। क्लास के अंदर डेटा मेंबर उनके उससे रिलेटेड मेथड्स को कंबाइन करके रखा जाता है। तो उसमें डेटा मेंबर में प्राइवेट लगा दें या फंक्शन में प्राइवेट लगा दें तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज आप कर रहे हो। तो ये इनकैप्सुलेशन आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। और नहीं तो आप फिर इनमें से कोई ना लीजिए, नन ऑफ दी लगा दीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से अगर रिलेशन निकालें तो इनकैप्सुलेशन से रिलेशन है। पॉलीमॉर्फिज्म में तो आप क्या करते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग का काउंट प्रोग्राम बनाते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का स्पेशली वही यूज है। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस आप यूज करते हो, तो दो क्लास वैसे हाँ देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सही सही, आप जिसने भी इनहेरिटेंस कहा था बिल्कुल सही कहा था। इसका सही आंसर इनहेरिटेंस ही होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस में पहली क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शन को दूसरी क्लास में दिखाना है या एक्सेस करवाना या नहीं करवाना है, इसको करने के लिए इनहेरिटेंस में हम प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड लगाते हैं। तो आपका इनहेरिटेंस ही इसका आंसर सही होगा, बिल्कुल पक्का। उसके बाद आइडेंटिफाई लिटरल्स इन द गिवन स्टेटमेंट। इसमें लिटरल्स पता करने हैं कौन से, बच्चों बताइए लिटरल्स कौन सा है इसमें। लिटरल का मतलब बता दें आपको, देखिए जितने डेटा सर 3.14। बहुत अच्छा आपने आंसर बता दिया। लिटरल का मतलब हम आपको बता दें कि आपका इंटीजर लिटरल होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होता है, कैरेक्टर लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल होता है। तो लिटरल का मतलब यहाँ पे वेरिएबल से नहीं है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डालते हैं उससे है। तो कभी भी लिटरल की बात आ जाए तो फिक्स्ड वैल्यू जो डाली जाती है, जैसे int is equal to 5, तो 5 कांस्टेंट। तो 5 जो है उसको लिटरल कहा जा रहा है, और लिटरल की डेफिनेशन ही है कि आपका कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो ये आपका 3.14 ये आपका लिटरल है, वैल्यू के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। और बाकी आपके जो और ऑप्शन इसमें दिखाई पड़ रहे हैं वो लिटरल नहीं है। जैसे इक्वल साइन ये तो ऑपरेटर है, पी आई पाई ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, डबल ये रैपर क्लास है, तो ये लिटरल नहीं है आपके। उसके बाद विच विल व्हाट विल बी गिवन बाय, कैरेक्टर इज लेटर, अच्छा कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, और इसमें आपका ये हैश का साइन दे दिया गया। तो बताइए पहले आप लोग बता दीजिए, उसके बाद सर फॉल्स। फॉल्स आएगा, बिल्कुल सही है। पहली बात तो जिन बच्चों के दिमाग में नहीं जा रहा है तो भैया अपना कोर्स कायदे से पढ़ लो, तो उसके में सब बताया गया। कैरेक्टर फंक्शन में बताया गया जितने भी इज वाले फंक्शन होते हैं, इज
इज लेटर, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज अपर केस, इज लोअर केस, इज व्हाइट स्पेस, ये सब ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब जैसे इज लेटर और डिजिट का मतलब ये या तो अल्फाबेट चेक करेगा और या तो डिजिट चेक करेगा, स्पेशल सिंबल चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्पेशल सिंबल है इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल लूप, इनमें से कौन सा सर एंट्री डू वाइल कंट्रोल लूप? हाँ, डू वाइल। ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिए। यहां कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंट्री, अच्छा एंट्री कंट्रोल लूप कहा गया, ठीक। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है? वाइल और फॉर होता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है? डू वाइल होता है। तो डू वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप नहीं है, तो यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसके बाद द कीवर्ड स्टैटिक डिक्लेयर्स व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? क्लास वेरिएबल। बहुत अच्छा। किसी भी फंक्शन प्रोग्रामिंग में जहां पर क्लास का कर्ली ब्रैकेट खुलता है उसके जस्ट नीचे जो वेरिएबल होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। जैसे आईएनटी ए क्लास के कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद आपने लिख दिया तो आईएनटी ए इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर उसको लिख दें स्टैटिक आईएनटी ए तो वो एक क्लास वेरिएबल कहा जाएगा। तो ये आपका क्लास वेरिएबल ऑप्शन सही है। गीताली बेटा, यस सर। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने क्या आंसर लगाया? सर इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन लगाया। क्या कॉपी चेक हो गई है या अभी नहीं चेक हुई है? सर क्लास में आंसर्स बाद में डिस्कस हुए थे तो सर ने बताया था। इनकैप्सुलेशन बताया था? यस सर। फिलहाल यहाँ पे इनहेरिटेंस हमने बताया है क्योंकि इनहेरिटेंस में ही डेटा हाइडिंग का स्पेशली यूज किया जाता है। लेकिन अभी इससे पहले मैंने इनकैप्सुलेशन ही टिक करवाया था बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्योंकि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा मेंबर और उनके फंक्शंस को एक क्लास के अंदर बंद करके रखना, तो उसमें ही डेटा हाइडिंग की जा सकती है। लेकिन इनहेरिटेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है इनकैप्सुलेशन से, क्योंकि दो क्लासेस में पहली क्लास का कौन सा डेटा दूसरी क्लास में यूज होना है या नहीं होना है, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा के हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, यहां पर इन जावा एन एरर, यहां पे एक एरर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन जावा एन एरर विच एरीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो उस समय एरर जनरेट होती है, उसको कौन सी एरर कहा जाता है? रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। देखिए तीन तरीके की एरर होती हैं बच्चों। एक कंपाइल टाइम एरर होती है, कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम एरर को ही हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स एरर कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये दोनों चीजें सेम है, यानी प्रोग्राम उस समय रन नहीं हो पाया है, प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे थे, कोई एरर अगर है तो उस समय दिखा देगा और प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो सेमीकोलन मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कर्ली ब्रैकेट खोलना बंद करना भूल गए, या सिस्टम का एस बड़ा कर दिया, बड़ा था छोटा बड़ा होना चाहिए छोटा कर दिया, इस तरीके कोई एरर अगर है तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, रन टाइम एरर। तो प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है उस समय अगर कोई एरर आती है तो उसको रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे कि कोई कैलकुलेशन की उसमें जीरो से डिवाइड हो गया, तो जीरो से डिवाइड होना नहीं चाहिए। प्रोग्राम कंपाइल करते समय वो एरर नहीं बताएगा जीरो डिवाइडेड वाली, लेकिन प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो डिवाइड अगर बाई जीरो हो रहा है तो एरर दिखा देगा, तो वो रन टाइम एरर कही जाएगी। ऐसे ही एरे 5 नंबरों एरे में किसी एरे प्रोग्राम में 5 नंबर स्टोर करने का एरे लिया है आपने और लूप 6 का चला दीजिए आप, तो आपका एक इंडेक्स नंबर ज्यादा आप चला दे रहे हो तो आपके रन करते समय एरर आएगी। तो ये रन टाइम एरर आपका यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कंपाइल टाइम एरर, सिमेंटिक एरर और एन एक्सेप्शन और नन ऑफ दिस। और उसके बाद तीसरी एरर भी मैं बता दूं कि जैसे प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया और आउटपुट भी आ गया, लेकिन आउटपुट आपका आपके हिसाब से नहीं आया, तो वो आपकी लॉजिकल एरर कही जाती है। ठीक है, तो तीन ही तरीके की एरर होती है, नाम थोड़े बहुत और हो सकते हैं। गीताली बेटा आपके यहाँ क्या बताया गया इसमें? सर ए वाला। कंपाइल टाइम एरर बिल्कुल गलत है। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, इसका यही तो मतलब है विच एरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, यानी जब प्रोग्राम रन। ये सर वो रन टाइम एरर होगा सर।
हाँ, तो वो इसमें अब ये जैसे ये एक सिमेंटिक एरर है, ये हो सकता है रन टाइम एरर का दूसरा नाम हो, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं आपका नन ऑफ दीज लगाऊंगा, नन ऑफ दीज। समझ पाए? क्योंकि रन टाइम एरर यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है, इस वजह से। और कंपाइल टाइम एरर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई सिंटैक्स एरर थोड़ी ना है। जब प्रोग्राम रन होता है तो सिंटैक्स एरर होगी तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, मैट डॉट सील -2.3 क्या रिजल्ट आना चाहिए? सर -3.0 -2.0 चलिए ऑप्शन देखो सील फंक्शन वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू होती है तो पॉइंट के बाद में जीरो लगा देता है और पॉइंट से पहले जो था वैसे बनाए रखता है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा -2.0। समझ पाए? और अगर यहीं पे 2.3 होता तो ये 3.0 दे देता। मैथ क्लास के जो फंक्शन का हमने वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू गेट द साइज ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे ये एरे है, इसका साइज बताना है बच्चों। सर डी mks डॉट लेंथ हाँ, mks डॉट लेंथ। सी वाला सर डी वाला डी वाला नहीं डी सही, वाला सर डी वाला डी सही वाला होगा। सही है हाँ, क्योंकि यस सर एरे में लेंथ ब्रैकेट में लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है। एरे अगर है तो ये क्योंकि एक एरे है तो इसका गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 2, 5, 9, 20, 30 ऐसे करके, तो यहाँ पे नंबर के केस में अगर निकालना होता साइज तो क्या निकालते कि कितना मेमोरी साइज ले रहा है, कैसे निकालते? सर 0 1 2 3 4 नहीं बेटा, काउंटिंग कर तब आपको देखना होता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप क्या है? डबल। और डबल कितनी वैल्यू मेमोरी बाइट लेता है? 8 बाइट 8 बाइट लेता है। और यहाँ नंबर कितने हैं? 1 2 3। 2 3 तो यानी कि 8 इंटू 3 करते तो आपका अगर बाइट में पूछा गया होता साइज तो आप ऐसे निकालते 8 इंटू 3, 24 आ जाता है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नीचे देखिए, एज्यूम 2 वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। अच्छा ठीक है, व्हाट विल बी द रिटर्न? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डॉट कंपेयर टू उत्तर, और ये भी स्पेस है यहाँ पर प्रदेश। अब इसमें कंपेयर टू करना है तो कंपेयर टू में आपको याद है कि एक एक लेटर चेक करता है। तो यू इसमें भी और अपर केस लोअर केस अलग अलग माना जाता है। तो यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, दोनों सेम है, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। फिर इसमें टी है और इसमें टी है, लेकिन ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है। तो इस केस में बच्चों वैसे तो आपको आस्काई कोड पता होना चाहिए, लेकिन उसका सरल तरीका क्या है? आपका पहला आस्काई कोड का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसका आस्काई कोड क्या होता है बच्चों? सर स्मॉल ए का था 95 97 97 और 65 65। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालें आप तो 32 निकलेगा। यस कभी सर भी कंपेयर टू फंक्शन में कभी भी अपर केस लोअर केस फंस जाए तो आप समझ जाइए 32 ही आएगा। लेकिन अब 32 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो पहले वाले का आस्काई कोड अगर बड़ा है तो 32 प्लस में आएगा, पहले वाले का आस्काई कोड अगर छोटा है दूसरे वाले से तो माइनस में 32 आएगा। तो स्मॉल टी का आस्काई कोड कैपिटल टी से बड़ा है या छोटा है? सब बड़ा बड़ा है, इसका मतलब +32 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही है। यस सर उसके बाद देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द प्रिंट आउट? ए की वैल्यू आपकी 3 दी गई है और प्लस प्लस ए कर रहे हैं, इंटू 2 कर रहे हैं। आप ये तो आप ही लोग बताइए। 6 सर 6 ए में 3 था तो प्लस प्लस करने से क्या 4 हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये 3 ही लेगा और 3 इंटू 2 करेगा तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर ये प्लस प्लस ए होता और फिर इंटू 2 होता तो ये 4 कर 12 देता अपना, 4 इंटू 2 3, 4 इंटू 3 तो 12 आ 8 जाता। 8 नहीं 4 इंटू 3 करेंगे तो नहीं, अच्छा ये 2 ही है, ठीक है। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, मैट डॉट फ्लोर दिया है 50.7 माइनस मैट डॉट राउंड 19.5 तो 30.0 30.0। अब देखो फ्लोर का रिजल्ट क्या आएगा, पहले ये बताओ। 50
सर 50.0 बिल्कुल 50.0 आएगा। और राउंड का क्या आएगा? 20.0। हाँ, तो इसमें राउंड वाले में कुछ खास बात बताई गई थी, आप थोड़ा सा उसको एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि राउंड में राउंड फंक्शन सील और फ्लोर जैसा वर्क करता है। तो उसमें बताया गया था कि अगर 0.5 से 0.9 तक के बीच की वैल्यू है तो ये सील जैसा वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपका 0.1 से और 0.4 के बीच की वैल्यू है तो ये फ्लोर जैसा वर्क करता है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर 0.0 है तो नो चेंज, ना प्लस वाली वैल्यू में ना माइनस वाली वैल्यू में। अब इसमें एक क्लॉज और छुपा हुआ है, एक क्लॉज और क्या छुपा हुआ है कि अगर 0.5 स्पेशली दे दिया गया, 0.5 स्पेशली दिया है, तो 0.5 से पहले वाली वैल्यू, क्योंकि 0.5 से 0.9 का मतलब है सील जैसा वर्क करवाना है, तो सील का मतलब है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बढ़ा दो। तो वैल्यू बढ़ाने पर अगर ये इवन वैल्यू आ रही है तो किसी ने देखा है वीडियो मेरा ये वाला, जैसे 19 से बढ़ाओगे तो 20 आएगा, तो 20 सर। तो कुछ उसमें ऐसा हमने बताया था आप लोगों को कि अगर इवन वैल्यू आ रही है तो बढ़ा दो, और अगर ऑड वैल्यू आ रही तो ना बढ़ाओ, 19.5 ही रखो, कुछ ऐसा बताया था। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी को याद है? सर शायद वो प्रिंट बताया था। ये सर एक रेंट वाली वैल्यू, मतलब जैसे 19.5 होता तो घटा देगा, उसके ऊपर होगा तो बढ़ा देगा। अच्छा, वो रेंट में बताया था, ठीक है, तो वही मुझे हाँ ये बताना राउंड था। है। तो राउंड दिए तो 20.5 20.0 दे देगा, तो 20.0 यहां हो गया, ठीक है। और माइनस करके देखो क्या आएगा, 30। सर 30.0। 30.0 आ जाएगा, चलिए ठीक, वो रेंट के साथ था, बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। काफी दिनों से पढ़ाया नहीं इसलिए दिमाग से थोड़ी सी ये बात उतर गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग का दिया गया है, इसमें कानपुर महानगर स्ट्रिंग है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में ए को ढूंढा गया है, तो पीछे से ए को ढूंढने के लिए आपको इंडेक्स नंबर डालने पड़ेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर खाली इंडेक्स ऑफ लिखा होता तो आगे से ढूंढते, तो 0 1 1 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ दिया है, डॉट इंडेक्स ऑफ, और y का इंडेक्स नंबर पता करना है। तो y का इंडेक्स नंबर यहाँ पे देखिए कहीं पे है, y आई थिंक, हाँ है, तो कहीं पे माइनस नहीं, y कहीं नहीं है। नहीं है, तो माइनस -1। में, बिल्कुल, जब इंडेक्स नंबर जिसका ढूंढ रहे हैं अगर वो है ही नहीं तो माइनस में आएगा। अच्छा, ये भी अपर केस लोअर केस ध्यान देता है, तो y कैपिटल और स्मॉल अलग अलग माने जाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद अब देखिए, कोई दो वर्ड दिए गए हैं, assume that two words are separated by a single space, ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल चिप्स दिया गया है और सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर रहे हैं, 6 से (10) दिया गया है। तो आप बताइए, पहले आप बताइए फिर बताएं इसका। सर सी ऑप्शन। चिप्स। देखिए चिप 0, चिप। मैं डाल दे रहा सर हूं, 0 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आया, और फिर 6 के बाद 7 8 9 10, आप बताइए। सर सी। सर सी सर सी हाँ हाँ, कैसे जाना, क्योंकि आखिरी जो इंडेक्स नंबर होता है उससे एक कम लेता है वैल्यू, तो 10 से पहले, n-1। हाँ 10 से पहले का मतलब है 9 तक का लेगा, तो यानी p तक लेगा। ठीक, बहुत अच्छा। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, इनमें से अलग कौन है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अलग है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास है, बाकी सब ये वैसे क्लास तो सारी हैं, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास, लेकिन ये सारी क्लासेस प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती हैं, स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव कह सकते हैं, इसलिए स्ट्रिंग अलग मानी जाएगी आपकी। मेथड प्रोटोटाइप, मेथड प्रोटोटाइप इज आल्सो नोन एज, मेथड मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप को और क्या कहा जाता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है, या फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है, या बोथ ऑफ दीज कहा जाता है, नन ऑफ दीज? फिर से एक बार बताइए। सर दोनों ही कह सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान दो, हमने लिखा void
वॉइड कैलकुलेट या वॉइड कैल लिखा और यहाँ पर हमने कोई भी INT A इस टाइप के से कुछ भी ले लिया, ठीक है, और INT A कॉमा INT B ले लिया। इसको क्लियर कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट खोला और यहाँ पे INT C इज इक्वल टू A प्लस B कर दिया और उसके बाद SOP में C को प्रिंट करा दिया। अब बच्चों यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन हेडर भी कहते हैं इसको, मेथड या फंक्शन हेडर। ये पहली लाइन को वॉइड कैल ब्रैकेट में INT A कॉमा INT B, इस पहली लाइन को इन 3 नामों से जाना जाता है। फिर ये पूरा फंक्शन यानी यहां से और यहां तक, या कह लीजिए इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट तक, इसको फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। डेफिनेशन का मतलब वर्किंग, फंक्शन में वर्क जहां हो रहा हो उसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो दिए गए हैं INT A INT B, ये क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। और फॉर्मल पैरामीटर के बाद एक डेफिनेशन और होती है फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर का बच्चों मतलब होता है कि फॉर्मल पैरामीटर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं और किस डेटा टाइप के, ये बताना। जैसे हम कहें यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर क्या है, तो आप कहोगे 2 आर्गुमेंट हैं और दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ये फंक्शन सिग्नेचर कहा जाता है। अब इसके हिसाब से यहां पर देखें तो प्रोटोटाइप कहा जा रहा है, तो प्रोटोटाइप किसको मानेंगे हम लोग यहाँ पर, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर करने को ही फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। और मेथड डेफिनेशन का मतलब है ये पूरी वर्किंग अगर दिखाना हो, क्योंकि सब चीजें मैंने अलग अलग बताई हैं आपको। गीताली बेटा आपके यहाँ क्या बता दिया गया है, बोथ? नो सर, मेथड डिक्लेरेशन। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये देखिए कितनी डेफिनेशन हो गई, फंक्शन हेडर, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, ये पहली लाइन को कहते हैं, और पूरे फंक्शन बॉडी को डेफिनेशन कहते हैं, और गोल वाले ब्रैकेट में होता है उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं और किस डेटा टाइप के हैं, इसको फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं। तो इतनी डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक आउटपुट दिखाया गया है। आउटपुट में A और B में, A में 10 है, B में 20 है, ठीक है। अब जरा बताइए बच्चों, A में 10 है और B में 20 है। सर 11 21 11 और 21 आपने कहा, तो A में 10 है तो 10 प्लस प्लस करेगा, और B में 20 तो 20 भी प्लस प्लस करेगा। तो अब अगर इस जगह पे, जिस जगह पे ये प्लस प्लस हो रहा है, तो हमने आपको बताया था जिस जगह पर प्लस प्लस हो रहा है उस जगह पे चेंज नहीं होगी वैल्यू, लेकिन वही वेरिएबल अगर आगे कहीं भी यूज किया गया, चाहे उसी लाइन में आगे और चाहे नेक्स्ट लाइन में आगे, तो चेंज वैल्यू ही पहुंचेगी। तो ये 10 था तो ये यहां पर चेंज वैल्यू पहुंचेगी 11, 20 था तो 21 और स्पेस देकर सर पहुंचेगी। डी। तो डी आपका ऑप्शन सही है। सिस्टम क्लास इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज, सिस्टम क्लास जावा डॉट यूटिल। सिस्टम क्लास जावा यूटिल। जावा डॉट यूटिल में होती है, जावा डॉट लैंग में होती है। देखो कैसे हम ये कह सकते हैं, आप यूटिल पैकेज ना लो बच्चों, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप यूटिल पैकेज ना लो, और अगर आप एक क्लास लिखो, क्लास, और फिर यहां पर आप कर्ली ब्रैकेट खोलो, ये XYZ हो गया सपोज दैट, और फिर यहाँ पे आपने PSVM बनाया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोला, और उसके बाद आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसमें हेलो लिख दिया। अब बताओ बच्चों ये वाला प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? सर चलेगा। अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो इसमें सिस्टम है ना, और ये चल रहा है प्रोग्राम,
इसका मतलब ये जावा डॉट लैंग में होता है, क्योंकि जावा डॉट लैंग एक ऐसा पैकेज है जिसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता है, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग नहीं लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। उसके मतलब उसके सारे फीचर्स यहाँ पर अपने आप प्रोग्राम में आ जाते हैं जैसे प्रोग्राम को कंपाइल कराया जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम जिसमें आपको लगे ये पैकेज के बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बिना ये पैकेज लिए हम अगर वो स्टेटमेंट लिखें चल जाएगा। अगर चल जाएगा इसका मतलब वो जावा डॉट यूटिल में है, और अगर बिना पैकेज लिए जैसे कि हम यहाँ पे sc.next लिखें तो sc.next यहाँ पे चल जाएगा क्या इस वाले प्रोग्राम में, क्योंकि हमने कुछ लिया नहीं इंपोर्ट नो सर। नहीं चलेगा, क्योंकि sc.next यूटिल में होता है। या स्कैनर वाली लाइन अगर ना लिखें तब भी नहीं चलेगा, मतलब क्योंकि स्कैनर वाली लाइन अगर आपने लिखी है और ऊपर जावा डॉट यूटिल नहीं लिखा है तो स्कैनर भी यूटिल में ही होता है, इसलिए नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? और यस सर। गीताली आपके यहाँ कौन सा इसमें ऑप्शन टिक कराया गया? जावा डॉट लैंग। चलो ठीक है, ये तो अच्छा करा दिया। उसके बाद फिर देखिए आउटपुट है आपके सामने कि कैरेक्टर में एक डी स्टोर कराया गया है अपर केस में, और चेक किया जा रहा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 69, और अगर है तो प्लस प्लस सी एच हो जाए, और नहीं तो एल्स में माइनस माइनस सी एच हो जाए। बताइए आंसर क्या रहेगा? सर 67। देखो यहाँ पे कैपिटल ए का 65 होता है, तो ए बी सी डी यानी 65, 66, 67, 68 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे रियल में ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के द्वारा ये डी ना चेक होकर 68 चेक होगा। 68 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 69, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, और आप एल्स में आ जाओगे। और 68 जब कंपेयर हो रहा होगा कोई भी, यहाँ पे एक डेफिनेशन समझ लीजिए, कोई भी कैरेक्टर अगर कहीं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में यानी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो वो कैरेक्टर अपने आप को आस्की कोड में बदल लेता है उस जगह पर। बाकी कैरेक्टर ही रहेगा लेकिन उस जगह के लिए बदल देता है। ऐसे ही कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड, और उसमें कैरेक्टर यूज हो रहा है तो कैरेक्टर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के द्वारा अपने आप को आस्की कोड में बदल देता है, लेकिन रियल में कैरेक्टर के अंदर की वैल्यू बदलती नहीं है, उस जगह के लिए बदल जाती है। तो यहां पे अगर डी था और माइनस माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? 68। नहीं 68 तो इसका सर है सी। ही, डी का 68 तो है ही, और माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 67। और 67 हमने कहा था कि कैरेक्टर की खुद की वैल्यू नहीं बदलती, उस समय पर बदलती है जहां पर कोई कंपैरिजन या अर्थमेटिकल हो रही है, तो यानी ये सी ही बन जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे एक और फंडामेंटल समझ लीजिए कि डी सी एच में डी स्टोर है और सी एच को प्लस प्लस कराओगे तो अपने आप डी से ई बन जाएगा, या माइनस माइनस कराओगे तो सी बन जाएगा। तो यानी कैरेक्टर को प्लस प्लस कराओगे तो अगला कैरेक्टर आ जाता है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे सी इसलिए बना क्योंकि ये माइनस माइनस होकर 68 से 67 बन जाएगा, और 67 यहाँ पर सी का होता है। तो कैरेक्टर अपनी वैल्यू कैरेक्टर ही रखेगा, लेकिन आस्की कोड के हिसाब से मैं समझा रहा हूं आपको। उसके बाद क्वेश्चन 2 यहाँ पे आउटपुट डिस्कस करा गया है। तो आउटपुट में देख लिए INT A 10 है और B में माइनस है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, A में 10 है तो 10 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, और माइनस 10 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आए, यस सर बी है ना? माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। सर बी में माइनस 10 है। ओके 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 ओके, मैं सीक्वेंस से ले रहा था। यहाँ पे B में माइनस 10, तो B माइनस 10 इधर रखा जाएगा। माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, तो यही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे आगे भी फॉल्स है, तो आप कहाँ चले जाओगे? एल्स में चले जाओगे। और 10 माइनस 3 7, और 10 अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आप B, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पे B -1 हाँ -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो मतलब प्लस हो जाएगा, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका 12 भी तो आएगा ना, जैसे कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, b इक्वल टू b-2 है, तो b की वैल्यू अब यहाँ पर रख दो -10। हाँ अब देखो, अच्छा -10 -2, अब बताओ बच्चों क्या आएगा?
सर -12 सर 7 और -12 -12 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे जब प्रिंट कराओगे तो प्रिंटिंग में आप आउटपुट के केस में बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज को देखिएगा कि प्रिंटिंग कभी भी हो रही तो एलन लगा या नहीं लगा, इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एलन नहीं लगा, इसका मतलब ए अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ए की वैल्यू आपकी 7 थी तो 7 प्रिंट होगा। उसके बाद स्लैश टी से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस आ जाएगा। उसके बाद लाइन तो चेंज हुई नहीं, तो बी अपनी वैल्यू कहाँ प्रिंट करेगा, इसी के आगे यहीं पर -12। अगर आपने -12 नीचे कर दिया तो आपका आउटपुट कुछ ना कुछ मार्क्स कट सकते हैं, -1 नंबर टाइप का कट सकता है। तो लाइन नहीं चेंज हुई है, इसलिए आपका सेम लाइन में दोनों प्रिंट होंगे, भले ही दोनों दो एसओपी लाइन लगाए गए हैं, लेकिन लाइन नहीं चेंज हुई इसलिए सेम लाइन में प्रिंट होंगे। उसके बाद देखिए आउटपुट, x में -5 है और b में 6 है, तो -5 लेस देन -2, कंडीशन बताओ यह। ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू दिखाई पड़ती है वो उतनी ही छोटी होती है, यानी कि 5 जो है 2 से छोटा है माइनस में। और बी में आपका 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे x में क्या है, x में आपका -5 है, तो -5 इंटू -6, बी में 6 है ना, इंटू 6 हाँ कितना हो जाएगा, सर -30 -30 -30 हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पे देखो b प्लस इज इक्वल टू 10, सर 16 सर 16 तो b में आपका 6 था, 6 + 10 16 हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कराओगे तो ये जो मैसेज है इसको छोड़ नहीं सकते, तो x इज इक्वल टू -30 और b इज इक्वल टू आपका 16, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। यही आउटपुट निकाला था बच्चा या कुछ और निकाल दिया था? सर यही था। ठीक है। उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से बड़ा साइन देखते हैं, तो बड़ा साइन कौन सा है, तो आपका यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई भी है, मॉड भी है और डिवाइड भी है। तो जब सेम प्रेसिडेंस के साइन होते हैं तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल दिखाई दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस सॉल्व होता है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड का साइन सॉल्व होता है, और उसके बाद आपका प्लस और माइनस सॉल्व होता है। लेकिन ये तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, एक ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर सेम ऑपरेटर पाए जा रहे हैं तो उनमें कैसे पता करें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड बड़े छोटे नहीं है, सब बराबर हैं, प्लस माइनस बड़ा छोटा नहीं है, एक दूसरे से बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहले मिल जाए वो बड़ा, अगर मल्टीप्लाई पहले मिल जाए डिवाइड से तो मल्टीप्लाई बड़ा, अगर डिवाइड पहले मिल गया मल्टीप्लाई से तो डिवाइड बड़ा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये साइन और ये डिवाइड वाला साइन और मल्टीप्लाई ये तीनों बराबर हैं, तो पहले आपका ये मॉड करना पड़ेगा। आपको मॉड कीजिए, 25 मॉड 3, 1 हाँ 3 8 जा 24 होता है, तो 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 5 कीजिए तो 5 आ गया। फिर -10 और -10 -2, अब डिवाइड बाई 5 कीजिए, अब डिवाइड बाई पहले चलेगा सर 0 है। तो हाँ, तो यहाँ पे जब डेटा टाइप, अच्छा यहाँ पे एक और फंडामेंटल है, अगर डेटा टाइप नहीं बताया गया कि इंट है या फ्लोट है, तो फ्लोट में अगर डिवाइड में वैल्यू आ रही तो फ्लोट वाली वैल्यू ना लीजिएगा, इंटीजर पार्ट लीजिएगा। तो यानी कि 2, यहाँ पे ऐसा तो नहीं मानोगे बच्चों, -2 डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। सर देखिए छोटा नंबर बड़े नंबर डिवाइड हो तो मतलब वही नंबर आएगा। नहीं, वो रिमाइंडर थोड़ी निकाल रहे हो, क्वेश्चन निकाल रहे हो। तो ठीक है 0 हम मान लेते हैं, तो 5 - 10 और यहाँ पर आपका -0, तो -0 का कोई मतलब नहीं रह गया अब। तो 5 - 10 करोगे तो -5 आ जाएगा आपका आंसर, -5 इसका आंसर आ जाएगा। गीताली निकाला था आपने ये -5 क्या? यस सर। आप तो बहुत समझदार हो गए हो, सब चीजें निकाल ले रही हो सही सही, हमें लग रहा था आपका ये वाला तो गलत हो गया होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है।
फिर देखिए टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर में कभी कभी क्या कर देते हैं कि कुछ कैलकुलेशन भी दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो टर्नरी ऑपरेटर में मैच करेंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अब देखो यहाँ पे 123 डिवाइड 10 प्लस ये, तो पहले डिवाइड करो और फिर मॉड करो, उसके बाद प्लस करो। तो डिवाइड करो जरा इसको, तो ये आपका 12 आ जाएगा ना, यहाँ पर 12.3 के हिसाब से 12 आएगा। यस सर। यस सर। 12 प्लस अब 35 सर। को मॉड 7 करो तो क्या आ जाएगा 0। यस सर। 12 प्लस 0 12 आ गया। तो अब यहाँ पे चेक हो रहा है रियल में कि 12 अच्छा इंटू 10 भी है, सर 120 तो 120 हो गया, इंटू 10 भी है बच्चों, तो 120 हो गया। 120 इज ग्रेटर देन 50, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो 123 को मॉड 7 करो, तो 7 बन जा 7, कितना बचेगा 5, 53 आ जाएगा। और फिर आप कितने बार में जाएगा, सर 7 से 49 नहीं 7 से बन जा, 7 जा तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 सॉरी 1 नहीं नहीं 13 सर 4 माइनस, हाँ 4 4 आ जाएगा, बस ये 4 आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट आपका 4 आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे रीराइट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर करके यूज रीराइट करो। तो यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर का ये सामने लिखा ही है कि पहले कंडीशन ढूंढो, फिर कंडीशन, वैसे हमने जो सिखाया था उसमें तो पहले रिजल्ट था, लेकिन खैर ये एसओपी वाला है तो रिजल्ट वेरिएबल तो होगा ही नहीं। तो पहले कंडीशन, इसमें हमने कहा था एसओपी अगर एक से अधिक हो तो कॉमन ले लो, तो ये वाला सिंटेक्स सबसे अच्छा है। एसओपी एलन नहीं लगाएंगे, एसओपी लिखेंगे। एसओपी में कंडीशन लिखो कॉम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 इंटू सेल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर दो, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डबल कोट्स में जो आउटपुट चाहिए वो ले लो, गुड गोइंग। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे कोलन साइन आ जाएगा इसके बाद में, और यहाँ पे आ जाएगा डबल कोट्स में वर्क हार्ड। एक ये तरीका था आपका, और फिर सेमीकोलन लगा गोल वाला ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका था कि बच्चों यहां पर आप क्या करो, अगर एसओपी लाइन ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते थे कि कंडीशन ट्रू होने पर एसओपी एलन, और इसके अंदर आपका ये क्या आ जाता है, गुड गोइंग। यहाँ पे गुड गोइंग हो जाता, बंद कर दो इसको, फिर कोलन साइन और फिर एसओपी एलन, और यहाँ पे आ जाता है वर्क हार्ड, इस तरीके से हो जाता। तो ये भी आपका तरीका है, वो भी तरीका, तो दोनों मैंने पढ़ाए थे आपको, आप एक बार देख लेंगे अगर तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। उसके बाद जो है इसको लूप को कन्वर्ट करना है वाइल लूप में। तो वाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो जो भी वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज हो रहा हो वो पहले लिख लो। तो int k इज इक्वल टू -20, ये इनिशियलाइज हो गया। फिर वाइल लगा दो, वाइल आप कंडीशन डाल दो k लेस देन इक्वल टू 1, और फिर कर्ली ब्रैकेट खोलो, और फिर वर्किंग लिख दो, एसओपी एलन नहीं है, एसओपी है k इंटू के, ये कर दो, और उसके बाद फिर यहाँ पर k प्लस प्लस कर दो। तो सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। वाइल लूप, मतलब ये क्वेश्चन एक आना कंपलसरी है, इसलिए आपको सिंटेक्स वाइल फॉर डू वाइल के तीनों के हमने जैसे पढ़ाए थे वैसे याद होने चाहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लीजिएगा कि ये क्यों हुआ। कंप्यूट द फाइनल वैल्यू ऑफ नम, तो यहाँ पे नम की फाइनल वैल्यू बताने के लिए कहा गया, तो आपका नम की वैल्यू 10 है, ऑप्शन में 0 है, तो यहाँ पे
चॉइस वेरिएबल के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, ऑप्शन नाम का वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो यानी सी एच जहां हम लोग लिखते थे वहां पे ऑप्शन है यहाँ पर। अब जीरो वाला केस कोई है, हाँ है, तो ये सीधे जब आपका ऊपर, अच्छा केस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये नहीं कि सीक्वेंस से लिखें, लेकिन वो ढूंढ के वहीं जाएगा जो चॉइस मैच हो रही। तो केस जीरो पर यहाँ पर मैच हो जाएगा, केस थ्री वाला -3 वाला छोड़ देगा। यहाँ आएगा तो नम में क्या था, नम में आपका 10 था, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आ जाएगा, 1. क्वोशंट 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ब्रेक तो लगा नहीं है, तो ये केस 2 में भी आ जाएगा। अब नम में इसमें 1 है तो 1 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। अब ब्रेक इसमें भी नहीं है तो और नीचे आ जाएगा। अब 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और उसके बाद ब्रेक से आप लूप से बाहर चले जा रहे हो। तो अब ओवरऑल नम की वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है, 0 आ जाएगी। लास्ट में फाइनल जो वैल्यू आई वही आपका रिजल्ट वैल्यू बनी जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आ गया, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ बच्चों। Yes, sir. कि केस जरूरी नहीं सीक्वेंस दिए जाए, केस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और बाकी ये जो ब्रेक ना लगने का, ब्रेक नहीं लगा होता तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नाम एक है तो fall through। फॉल थ्रू कंडीशन बोलते हैं। बहुत अच्छा, ठीक। अब ये लूप चला के दिखा दो कि कितनी बार लूप चल रहा है। तो अगर 100 है तो यहाँ पे आप क्या करो, ज्यादा अच्छा रहता है कि वेरिएबल लिख लो। तो यहाँ पे आपने 100 लिख लिया, और ए में आपने यहाँ पर 1 लिख लिया, और बी में आपने यहाँ पे -12 लिख लिया। उसके बाद स्टेप 1 ये डाला, स्टेप 1। और यहाँ पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो स्टेप 1 का मतलब पहली बार जब चलेगा। तो 100, अच्छा 100 नहीं 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 1, और बी में क्या है, बी में -12 है। 1 इज ग्रेटर देन -12, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू। तो अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। अब देखो ये सारे काम करो, पहले स्टेप में क्या क्या हो रहा है, a-2 हो रहा है। तो a में आपका यहाँ पे a स्मॉल होगा, गलती से ऐसा हो गया होगा, a-2। तो a में क्या है आपका 100 है, नहीं सॉरी 1 है। 1 -2 करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 minus हाँ 1 -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, आई थिंक बिल्कुल सही कह रही हो। फिर बी में क्या था, बी में आपका यहाँ पर -12 है, -12 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। -10। अब तुम्हारे लोगों के ऊपर मैथ कर रहे हैं, बोलते जाना। और पी में आपका यहाँ पर, पी में आपका यहाँ पर, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ये 100 -1 उधर लिखना चाहिए था हमें। ए की वैल्यू चेंज हुई थी ना, -1 यहाँ आएगा, और पी अभी खाली है। और पी में आपका 100 था, 100 + 10 110 110 आ गया। फिर लूप का नेचर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो अब इस समय आपका वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू इस समय -1 है, और बी की वैल्यू इस समय आपकी -10 हो चुकी है। तो -1 बड़ा है -10 से, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाइए, अब यहाँ पर जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब स्टेप 2 डालेंगे हम लोग। नीचे आए, अब ए की वैल्यू आपको मालूम है -1 है, -1 और -2 minus 3 हो गई। और बी में आपका इस समय -10 है, -10 + 2 -8। -8 -8 हो जाएगी। अब ये आपका 120 हो जाएगा, आई थिंक ठीक है। उसके बाद फिर लूप ऊपर चला गया। अब यहाँ -3 है, -3 और यहाँ पे -8 है, तो -3 बड़ा है 8 से, -8 से कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाएगा, और ये आप स्टेप 3 यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो -3 -2 बोलते जाओ बच्चों, -5। -5 आ गया। और आपका बी में आपका -8 था, -8 + 2 -6 -6 ओके। 6 और फिर 120 से 10 और ऐड कर देंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। फिर से लूप ऊपर गया, अब ये वहां पे -5 है और यहाँ पे -6 है। एक बार और चल जाएगा बच्चों, -5 इज ग्रेटर देन -6, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब फोर्थ टाइम चल रहा है, तो -5 -2 -7। -7 और -6 + 2 -4। -4, और ये आपका 140 हो जाएगा। अब फिर अब यहाँ पे चेक कीजिए जरा,
यहाँ पे चेक कीजिए, अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि -7 इज ग्रेटर देन -4। बच्चों बताओ, तो कंडीशन तो Sir, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन चेक करने को कंडीशन रन हुई है ये नहीं माना जाता, जहां कंडीशन फॉल्स वहीं से स्टेप बाहर, यानी कि अब टोटल बताओ कितने स्टेप चला। So 4 times. sir, 4. तो आपका 4 टाइम्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लिख के करोगे तभी कर पाओगे, अगर मन में ऐसे ऐसे करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख के रफ वर्क में काम कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, राइट टू वैलिड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च आपका अनऑर्डर्ड एरे होता है। लीनियर सर्च में नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं एरे में, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और बाइनरी सर्च में कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। हाँ, या यहाँ पे कह सकते हो लीनियर सर्च में ये अनसॉर्टेड एरे होता है और ये आपका सॉर्टेड एरे होता है। ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर दूसरा लिख सकते हो कि लीनियर सर्च स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे या स्टार्टिंग ऑफ द एरे, यानी फ्रॉम 0। और बाइनरी सर्च स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम मिड ऑफ द एरे। तो ये दो ही लिख दीजिए, काम चल जाएगा। और बाकी आप लिख सकते हो लीनियर सर्च स्लो है प्रोसेस में और बाइनरी सर्च फास्ट है। What is an exception in Java? Write name of any one exception. Exception और error, ये exception के अंदर error आता है, लेकिन error exception हो ये जरूरी नहीं है। तो exception का मतलब होता है कोई भी unwanted situation, हाँ, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई अनवांटेड सिचुएशन अगर अकर होती है तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। यानी कि रन टाइम एरर की ही बात हो रही रियल में देखा जाए तो। इसका मैंने पूरा डेटा दिया है आपको, उसमें आप देख लीजिएगा डेफिनेशन। अनवांटेड सिचुएशन को ही ड्यूरिंग रन टाइम, प्रोग्राम रन टाइम, तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और नेम टू एक्सेप्शन तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन, 0 एक्सेप्शन। और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये एक्सेप्शन के नाम है। तो यहां पर बच्चों लिखने का ये तरीका जो है ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है। कुछ ऐसे होगा, डी छोटा होगा डिवाइडेड, और बाय का बी बड़ा होगा, और फिर 0 का जेड बड़ा होगा, और जोड़ के लिखा जाता है। ऐसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड में ये भी जोड़ के लिखा जाता है। तो एक बार मैं दिखा दूंगा। तो वैसे एक मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट बना के रखी है एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर, जब पहले ये टॉपिक सिलेबस में था तब। अब हमारे हिसाब से ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है इस समय, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हमें बताना, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की क्लास में बच्चों टाइम भी हो गया है, मुझे कहीं जाना भी था, तो इतना ही रहेगा। और अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर इसके प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। और अब आप याद रखिएगा कि यही क्लास आपकी पेपर प्रैक्टिस क्लास रहेगी। 4 से 5 वाली क्लास जो बंद हुई उसमें हमें जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको 6 दिन चलाना है, इसलिए वो वाला बैच हमने अभी फिलहाल बंद कर दिया है। और जल्दी जल्दी वो पूरा हो जाएगा तो 4 से 5 में फिर से एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लेना शुरू कर देंगे। बाकी मैंने आप लोगों को जो राय दी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पूरा पेपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो प्री बोर्ड के पेपर अलग अलग स्कूल में हुए हैं उनसे आप करिए, तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। और बाकी आप 10 ईयर्स की प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो 10 ईयर्स के प्रोग्राम अगर आपने लगा लिए हैं और आपको समझ में आ गए हैं कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे होता है, तो वैसे ही बिल्कुल आएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी है, और अभी आपको एक शीट दी जाएगी, बस उतना आप कायदे से पढ़ लीजिएगा, उसी में से सब आ जाएगा। और आपका अभी वो कहते हैं कॉपी ऑनलाइन वाले बच्चों की 2-3 कॉपी बची हैं, बाकी ऑफलाइन की सबकी चेक हो गई, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।